हेलो स्टूडेंट, हम 8th क्लास की हिस्ट्री है उसके हम सेकंड पार्ट के विषय में चैप्टर के विषय में बात करते हैं। जो सेकंड चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। मुग़ल साम्राज्य की बात है यहाँ पे, और औरंगज़ेब है वो अंतिम शक्तिशाली बादशाह रहे और उन्होंने वर्तमान भारत में एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु हो जाती है औरंगज़ेब की, लेकिन 1707 में उनकी मृत्यु के बाद ही बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार, क्योंकि राजा की मृत्यु हो जाती है उसके बाद अपनी ताकत दिखाने लग जाते हैं वो, और जो रियासत उन्हें दी गई थी उन पर अपने अधिकार है या फिर अपना जो कायम कर लेते अपना अधिकार। तो इसके बाद भिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें हैं वो सामने आने लगी। दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी एक केंद्र के रूप में नहीं रह सका। दिल्ली पर जो क्या है फिर अलग अलग जो क्या शासक वो अपना नियंत्रण करने लगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लास्ट के समय की बात कर रहा है, 1785, 90, 95 इधर आसपास राजनीतिक स्थिति पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। अंग्रेज नई ताकत के रूप में अस्तित्व में आए। अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे। व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेज भारत के अंदर आए हैं और यहाँ के इलाकों पर कब्जों में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, मतलब वो भारत को गुलाम नहीं बनाना चाहते थे। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि वे एक दिन एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए, भारत पर उन्होंने अपना शासन कर लिया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत में हमेशा ही जो क्या है एक दूसरे का सहयोग करने की भावना नहीं रही है। राजाओं ने एक दूसरे का सहयोग नहीं किया, तो इसी फूट का फ़ायदा उठाकर उन्होंने ऐसा किया है। इस अध्याय में हम देखेंगे ये सब कैसे हुआ, ये सब जो घटनाएं घटी हैं। बहादुर शाह जफ़र और उसके बेटे की गिरफ्तारी। बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल बादशाह रहे हैं। औरंगज़ेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया। 1857 की बात कर रहा है, और उस विद्रोह को बहादुर शाह जफ़र द्वितीय ने अपना समर्थन दिया है। लोगों ने उसे अपना नेता माना और उसे लोगों के सहयोग की वजह से युद्ध लड़ना पड़ा, और जब उस विद्रोह को कुचल दिया गया तो बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उसके सामने उसके बेटों को मार दिया गया। बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया गया, जो म्यांमार की राजधानी होती थी बर्मा की, और 1862 में वहाँ उनकी मौत हो जाती है। तो बहादुर शाह जफ़र की उसके बाद बात करता है आगे पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ईस्ट इंडिया कंपनी है जो व्यापार के लिए आई थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में 1600 में आई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर होता अनुमति लेना या इजाज़तनामा हासिल करना, जिसमें कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का अधिकार मिल गया, मतलब पूर्वी भाग से। पूर्वी भाग कौन सा आपका कलकत्ता वाला भाग है, उधर से इंग्लैंड को कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती, क्योंकि इंग्लैंड में और बहुत सारी कंपनियां थी और वो भारत के अंदर और कोई भी इंग्लैंड की कंपनी नहीं आएगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। तो ये अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। समुद्र पार जाकर दूसरे क्षेत्रों में वहाँ से सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। यह अधिकार मिला। भारत से सस्ते दामों पर खरीद कर उन्हें यूरोप में महंगे दामों पर बेचा गया। कंपनी को दूसरी अंग्रेज़ व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, क्योंकि दूसरी कोई व्यापारिक कंपनी जा ही नहीं सकती। तो इस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। अगर प्रतिस्पर्धा है तो दूसरे लोग जो क्या है वहाँ अधिक बोली लगाने वाले हो जाएंगे, और जो क्या है जिसकी वजह से उन वस्तुओं की कीमतें वो बढ़ जाएंगी।
वो बात यहाँ कहना चाहता है। एक वाणिज्यिक शब्द आपका यहाँ आया है कि वाणिज्यिक क्या है, उसके विषय में है एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर ऊंचे दामों पर बेचना, जो क्या है आपका महंगे दामों पर मुनाफे के लिए बेचना, क्या आपका वाणिज्यिक है यहाँ पे जो शब्द दिया गया है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि एक शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाज़ारों में आसानी से नहीं रोक सकता था। दूसरे देश की तो व्यापारी कंपनियाँ आ सकती थी, ठीक है, इंग्लैंड की नहीं आ सकती थी। तो क्या हुआ, जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप पर चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत के अंदर आए। इंग्लैंड अंग्रेज़ तो 1600 में देखिए हमने आए हैं, और वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। गोवा जो सबसे छोटा राज्य है भारत का, उसके अंदर पुर्तगाल की खोज यात्रा वास्को डी गामा ने 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया। कहते हैं कि भारत की खोज किसने की, भारत की खोज नहीं, उस समुद्री मार्ग की खोज की गई है 1498 में पुर्तगाल के जो नाविक रहे हैं वास्को डी गामा के द्वारा। और 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे, और कुछ इस समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। डच, फ्रांस, पुर्तगाली, तो ये जो क्या है भारत के अंदर व्यापार के उद्देश्य से आई हैं इतनी कंपनियां। तो फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं, तब तक धन्यवाद।